हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं मिशन टू वाले सर, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मिशन टू पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जैक बोर्ड का, जी हाँ, झारखंड बोर्ड क्लास 10th जो इस बार अपनी बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, उसके लिए आज हम सामाजिक विज्ञान का, जी हाँ, सोशल साइंस का मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जो आपके होने वाली परीक्षा, होने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम आप लोग को बच्चों क्लास 10th के जो सोशल साइंस के झारखंड बोर्ड में जो पूछा गया सवाल है ना, जो मोस्ट रिपीटेड है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, वैसे सवालों को हम इस वीडियो में आप लोगों को कराने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और सभी प्रश्नों को अच्छे से समझने का प्रयास करना। देखिए एसएसटी में, है ना, सोशल साइंस में आप लोगों को क्वेश्चन को समझना है ना, रटना नहीं है ना। रटोगे तो भूल जाओगे, है ना। कुछ प्रश्न जो याद नहीं होते उसे रट लो, लेकिन ज्यादातर आप प्रश्न को समझने का प्रयास करो कि किस रूप में आप समझे और उसे किस रूप में लिखना है। तो मैं सारा तरीका आप लोग को इस वीडियो में बता दूंगा कि आपको सोशल साइंस को लिखना कैसे है ना। आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं, बस समझने की जरूरत है। और आप लोग को हम हर प्रश्न को आप लोग को समझा समझा कर बताऊंगा। तो आइए इस वीडियो में आप जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी सवालों को एक एक करके बताते हैं। देखिए इसका जो सबसे पहला प्रश्न जो आपका दिया गया है कि परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है। ठीक है, तो परंपरागत वर्षा जल संग्रहण, देखिए परंपरागत यानी पुराने समय में, है ना, पुराने समय में जो वर्षा जल संग्रहण की पद्धति थी, है ना, वो अब आधुनिक रूप में, है ना, आधुनिक मॉडर्न जमाने में जल संरक्षण और भंडारण किस रूप में किया जा रहा है वो आपको बताना है। तो देखिए परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियां में कुएं, झील, तालाब आदि प्रमुख थे, है ना। मतलब पहले के समय में वर्षा जल का संग्रहण कैसे किया जाता था, तो कुएं खोद करके, है ना, झील बना करके, तालाब आदि, है ना, ये सारी चीज करके हम लोग क्या करते थे, वर्षा जल का संग्रहण करते थे। लेकिन, है ना, गांव में इन पद्धतियों को अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किया जा रहा था। लेकिन अभी, है ना, आधुनिक समय में, है ना, अभी मॉडर्न पीरियड में अगर बात करें तो परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। जो कुछ तरीके हैं, है ना, जो कुछ प्रमुख तरीके हैं, है ना, पहले के समय में लोग कुएं खोद देते थे, झील बना करके, तालाब बना करके वर्षा जल संग्रहण करते थे, है ना, और इससे क्या करते थे, जल का संरक्षण करके भंडारण करते थे। लेकिन आधुनिक समय में, आज के समय में परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को, जो पहले की जो सिस्टम था, पद्धति मतलब होता है सिस्टम, पहले के सिस्टम को अब आधुनिक तकनीक, है ना, अभी आधुनिक जो मॉडर्न टेक्निक है उसको उपयोग करके काफी ज्यादा जो प्रभावी बनाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वो टेक्निक है जो आधुनिक रूप में अभी वर्षा जल का संग्रहण किया जा रहा है। तो देखिए इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, पॉइंट वाइज कर देना है। देखिए प्रश्न को आपको एसएसटी में कोशिश करना है कि पॉइंट वाइज करके आंसर लिखे, ताकि एग्जामिनर देखे और फटाफट आप लोग का उत्तर देख करके और आप लोग का ये नंबर बैठा दे, है ना। क्योंकि आप अगर पैराग्राफ के रूप में लिख दोगे, है ना, एक पूरा कहानी के रूप में लिख दोगे, तो फिर उतना देखता नहीं है, बस आप लोग को एक एवरेज मार्क्स देकर निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको प्रश्न अच्छे से याद है, अच्छे से बनाना आता है, तो आप पॉइंट वाइज करके लिखें, है ना। तो देखिए सबसे पहला क्या करेंगे कि वर्षा जल संग्रहण, है ना, आधुनिक रूप में अभी वही चीज हो रहा है। छत पर जो वर्षा जल आता है उसका जल संग्रहण किया जा रहा है ना। आधुनिक घरों में छतों पर लगाए गए नालों के माध्यम से वर्षा का पानी सीधे टैंकों में एकत्रित किया जाता है ना। अब देखिए पहले के लोग जो थे कुएं, तालाब और झील खोद देते थे, लेकिन अभी के मॉडर्न पीरियड में क्या किया जा रहा है कि सभी छतों पर जो जल आता है उसको एक पानी पाइप के माध्यम से, एक नाली के माध्यम से वर्षा जल का क्या किया जाता है, एक टैंक में संग्रहित किया जाता है ना। ये आपका पहला टेक्निक हो गया। दूसरा टेक्निक क्या है, भूमिगत टैंक, है ना, जमीन के अंदर बड़े टैंक बनाकर वर्षा जल को संग्रहित किया जाता है ना। यहाँ पे भूमि के अंदर क्या किया जाता है, एक टैंक बनाया जाता है और उससे जिधर जिधर जितना भी क्षेत्र में फैला हुआ उससे पाइप लगा करके उसमें पानी को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। इससे पानी की गुणवत्ता बनी रहती है और वाष्पीकरण क्या होता है, कम होता है। उसके बाद देखिए और टेक्निक क्या है, रिचार्ट पिट, है ना। इसमें क्या होता है, वर्षा जल को जमीन में रिसने दिया जाता है ताकि भूजल स्तर बढ़े, है ना। इसमें जो वर्षा जल है तो हर प्लेस को प्लस्तर नहीं कर दिया जाता है, कुछ जगह मिट्टी ही रखा जाता है ताकि वहां पे क्या हो, वर्षा जल संग्रहित हो, है ना। मतलब क्या है कि यहाँ पे मान लो कि हमें इस तरीके से ढलाव ये है ना,
जमीन है, समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना, रटने से अच्छा समझ लोगा तो आप लोग अपने से जोड़ करके लिख सकते हो। देखिए इस तरीके से ढलाव है, अब पानी कहीं रुक ही नहीं रहा तो आप क्या करोगे, बीच में गड्ढा कर दोगे, यहाँ पे ईंटा छोटे छोटे टुकड़ा डाल दोगे, तो जिससे क्या होगा, यहाँ पे पानी रुक करके और ये पनसोखा में चला जाएगा, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पनसोखा, तो ये पनसोखा में चल जाएगा, जिससे क्या होगा कि पानी का जो स्तर है हमारे जमीन में वो बना रहेगा, है ना। तो चलिए ये हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, ठीक है, मॉडर्न जमाने में और क्या हो रहा है, तो फिल्ट्रेशन सिस्टम भी किया जा रहा है, यानी एकत्रित किए गए पानी को फिल्टर करके उसे पीने योग्य बनाया जा सकता है। तो ये 4 पॉइंट इस तरीके से अगर आप लिख देते हैं तो यहाँ से आप लोग को फुल मार्क्स दे दिया जाएगा। क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट सवाल पे। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें, है ना। चावल की खेती करने के लिए जो धान की खेती आप लोग करते हैं तो उसका भौगोलिक परिस्थिति क्या क्या हो सकता है, वहाँ की मिट्टी की क्या होनी चाहिए, वहाँ की वर्षा कितना होना चाहिए वहाँ पर, है ना, और वहाँ की जलवायु, वहाँ की क्लाइमेट क्या होना चाहिए, उसके बारे में लिखना है। तो आप क्या करेंगे, चावल की लिए खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां, है ना, आप नंबरिंग करके लिखेंगे 1 2 या फिर का जो जैसे लिखना है। तो चावल के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु बहुत अनुकूल है। तो पहला पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, चावल के लिए जो है उष्ण और आर्द्र जो जलवायु है वो बहुत ही अनुकूल है। उसके बाद खा नंबर में लिखेंगे, इसके लिए औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक और तापमान जो है 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। देखिए धान की खेती के लिए वर्षा बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। आप लोग देखे होंगे बारिश होता है, वर्षा के समय में ही धान को रोपा जाता है ना, चावल उपजाया जाता है। तो इसमें क्या है कि 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए, है ना, औसतन, और तापमान जो है 24 डिग्री सेल्सियस से भी क्या होनी चाहिए, अधिक होना चाहिए, तभी आपका चावल जो है अच्छा होगा, है ना, यानी धान अच्छे से उपजाऊ होगा। उसके बाद देखिए दोमट उपजाऊ मिट्टी जिसमें काफी समय तक पानी इकट्ठा रह सके, है ना। देखिए धान को क्या चाहिए, धान के खेत में आप देखेंगे कि उसमें क्या किया जाता है कि पानी जो है हमेशा एकत्रित रहना चाहिए, धान के लिए पानी एकत्रित रहना चाहिए। तो वहां पे कौन सी मिट्टी सही है, तो दोमट उपजाऊ मिट्टी। इसमें क्या होता है, पानी जो है ना लंबे समय तक रह सकता है। इस फसल के लिए बहुत उपयोगी है। भूमि समतल होनी चाहिए। नदी घाटियों और डेल्टा प्रदेशों में पाई जाने वाले जलोढ़ मिट्टी चावल के लिए भी क्या है, आदर्श है। तो ये 3 पॉइंट लिख देंगे। और चौथा पॉइंट में आप लिखेंगे, इसलिए चावल अधिकतर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा क्षेत्रों में खूब लगता है। तो इस तरीके से अगर आप बना देते हैं, 4 पॉइंट लिख देते हैं, तो आपको यहां से भी फुल मार्क्स दे दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय और भौतिक कारक को बताएं, है ना। तो औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले, तो औद्योगिक अवस्थिति का मतलब देखो, क्वेश्चन समझने का प्रयास करो। औद्योगिक, है ना, यानी जो फैक्ट्रीज होते हैं, है ना, वो उसका अवस्थिति को प्रभावित करने के लिए उद्योग को कहाँ खोलना है, उसकी प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक है, मानवीय और भौतिक कारक आपको बताना है। तो देखिए क्या है आंसर, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक औद्योगिक इकाइयां कहाँ स्थापित होगी। सबसे पहला पॉइंट यही है कि कहाँ स्थापित उद्योगों को किया जाए। यह कई कारकों पर निर्भर करता है। इन कारकों को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है, मानवीय कारक और भौतिक कारक, है ना। तो देखिए मानवीय कारक एक जगह लिख देंगे आप, सबसे पहले बोल्ड में करके, है ना, इतना लिख के। उसके बाद आपका मानवीय कारक में क्या क्या हो सकता है जो उद्योगों को प्रभावित कर सकता है ना, जो औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित कर सकता है। तो श्रम, जी हाँ, श्रम प्रभावित करेगा, है ना। हम उद्योग को वहां खोलेंगे जहां श्रम यानी लेबर, जहां पे लेबर जो है वो आसानी से उपलब्ध हो जाए, ठीक है। बाजार भी करता है, आपका बाजार भी प्रभावित करता है औद्योगिक। अब देखो हम अगर वैसे जगह खोल देते हैं, हम वहां उद्योग को ऐसे जगह खोलते हैं जहां पे बाजार का कोई नामो निशान नहीं है ना, जहां पे बाजार जो है कितना किलोमीटर दूर है, 200 400 500 किलोमीटर, तो इससे भी नुकसान हो सकता है। वहां पे डिमांड होना चाहिए, तब तो अब देखिए जिस चीज का आप उद्योग खोलोगे उसका तो डिमांड भी तो होना चाहिए, डिमांड नहीं होगा तो कैसे होगा, ठीक है। तो ये भी प्रभावित करता है। तो सबसे पहला श्रम प्रभावित करेगा, दूसरा बाजार करेगा, तीसरा जो है सरकारी नीतियां। जी हाँ, सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे कर की छूट, बिजली की कम दरें आदि उद्योग को आकर्षित करती है ना। अब उद्योग को कहाँ स्थित करना चाहिए, कहाँ पे खोलना चाहिए उद्योग को, तो ये सरकारी नीतियां भी इसमें प्रभावित करता है। बोले सर कैसे, सरकार की जो नीति होती है ग्रामीण क्षेत्रों में अलग होता है, शहरी क्षेत्रों में अलग होता है ना। कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे रूरल एरिया है, जहाँ पे गांव एरिया है, वहाँ पे उसको डेवलप करने के लिए वहाँ पे आप उद्योग खोल सकते हैं, है ना। अगर आप टाउन में खोलते हो, टाउन बीच टाउन में अगर खोलते हो तो आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, है ना। बिजली भी ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा, है ना, कर टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये बातें समझ में आ रहे। अब देखिए, अब हम लोग अगर इसी उद्योग को अगर हम
इसी उद्योग को गांव में खोलते हैं तो गांव में क्या होगा, गांव में हमें कम बिजली दर मिलेगा, कर में भी छूट मिलेगा। क्यों मिलेगा? बोले सर आखिर गांव में हम खोलेंगे उद्योग को तो हमें क्यों फायदा होगा? तो देखिए इसलिए फायदा होगा, इसलिए फायदा सरकार को क्या फायदा होगा? तो सरकार को ये फायदा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है, जो भी वहाँ पे एम्प्लॉय है, जो भी वहाँ पे श्रम है, वहाँ उन लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो है, ये मानवीय कारक जो है उद्योग का अवस्थिति को प्रभावित करता है। श्रम है ना, उद्योग को वहां खोलना है जहां श्रम आसानी से उपलब्ध हो जाए, बाजार भी करता है ना। अब ऐसे जगह खोलना है जहां पे उस चीज का डिमांड हो, है ना। दूसरा सरकारी नीतियां भी प्रभावित करती है ना। हम लोग वहां खोलेंगे जहां सरकार की नीति अच्छी हो, है ना। सरकार की नीति अच्छी हो, यानी कहने का मतलब कि वहां पे हमें कर की छूट मिले, बिजली की कम दर मिले, है ना। तो ये सारी चीज प्रभावित करती है। अच्छा, भौतिक कारक क्या क्या हो सकता है? देखिए हम एक क्वेश्चन को समझाने में जितना टाइम लग रहा है, ठीक है, उतना आपको समझने में टाइम नहीं लगेगा। जब आप लिखोगे तो बहुत जल्दी लिख दोगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने का, ताकि आप लोग इसको अगर याद भी नहीं कर पाओ तो हमारा बात जो है ना आप लोग का एग्जाम के टाइम में चले, ठीक है। तो कम से कम उस तरीके से जोड़ कर लिख सकते हो। भौतिक कारक क्या हो सकता है? कच्चा माल भी प्रभावित करता है। हम वहां पे उद्योग को खोलेंगे जहां पे कच्चा माल जो है आसानी से उपलब्ध हो जाए, है ना। दूसरा बात परिवहन, हम वहां पे उद्योग खोलेंगे जहां पर परिवहन की सुविधा हो। भूमि, जी हाँ, हम वहां पे खोलेंगे जहां पर जो है उद्योग जो है पर्याप्त मात्रा में, भूमि जो है पर्याप्त मात्रा में। अब हम बताओ, हम टाउन में खोलेंगे इतने सारे जमीन में और उद्योग खोलेंगे, है ना। अब यहाँ हमें पानी की जरूरत है, पानी बहाने की जरूरत है, तो कैसे हो पाएगा? हमें वैसा जगह खोलना है जहां पर भूमि जो हो पर्याप्त मात्रा में हो। बात समझ में आया? तो ये हो गया भौतिक कारक। तो याद रहेगा आप लोग को, मानवीय कारक में क्या क्या लिखोगे? श्रम, बाजार, सरकारी नीतियां। और आप भौतिक कारक में लिखना कच्चा माल, परिवहन और भूमि। आप अंदर में आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, मैंने जो समझाया बस वही चीज लिखा है ना। कच्चे माल की उपलब्ध उद्योगों के लिए आवश्यक होती है, इसलिए अधिकतर उद्योग वहीं पर स्थापित होते हैं जहां कच्चा माल निकट ही मिल जाता है, जहां पे आसानी से मिल जाता है। परिवहन में भी वही चीज, उद्योगों को कच्चे माल और तैयार उत्पादों के परिवहन के लिए अच्छी परिवहन की सुविधाओं की भी आवश्यकता होती है। तो वहां पे खोलेंगे जहां परिवहन हमें मिल जाए, है ना, गाड़ी घोड़ा सही टाइम पे मिल जाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। अगला जो सवाल दिया गया है, उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो ये तो आप अपने भाषा में भी लिख सकते हो, है ना। उद्योग जो है, जो फैक्ट्रीज है, वो पर्यावरण को, हमारे एनवायरनमेंट को कैसे प्रदूषित करता है? तो आप लोगों को पता है कि बहुत तरीके से कर सकता है। वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, भूमि प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ये 4 पॉइंट आप लोग लिख लेंगे। अब कैसे कैसे होता है वो अंदर में लिख देंगे। जैसे वायु प्रदूषण, उद्योगों से निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसों के अधिक मात्रा में वायु प्रदूषण होता है, ठीक है। तो ये तो आप लिख दोगे। वायु प्रदूषण कैसे होता है? तो उद्योगों से निकलने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये क्या करता है? वायु को प्रदूषित करता है। दूसरा, जल प्रदूषण कैसे होता है? तो उद्योगों द्वारा अकार्बनिक, है ना, कार्बनिक और अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों को नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है, ठीक है। तो ये 2 चीज लिख सकते हैं। और भूमि प्रदूषण कैसे लिखोगे? तो उद्योगों से निकलने वाली गंदगी, कूड़ा करकट जो मृदा लिखना चाहिए, ठीक है, मृदा को अनुपजाऊ बनाता है। अब बताओ, जो भी फैक्ट्रीज से जो भी बेकार की चीजें हैं, जो गंदगी, कूड़ा करकट है, अगर हम उसे फेंक देते हैं बाहर तो भूमि उससे क्या होता है? अगर उपजाऊ है तो अनुपजाऊ बन जाएगा वहां पर, है ना, उपजाऊ बंद हो जाएगा। वर्षा जल के साथ साथ ये प्रदूषण भूमिगत जमीन तक पहुंचकर उसे प्रदूषित कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है? अगर वहां पे चल गया कूड़ा करकट वगैरह, अब वो बारिश भी हो गया, और बारिश से क्या होता है कि भूमिगत जमीन भी पहुंच करके क्या हो, से पूरे जमीन को प्रदूषित कर देते हैं। तो ये 3 चीज लिख सकते हैं। चौथा आप लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण तो आप आसानी से लिख दोगे कि जो उद्योगों से निकलने वाला जो ध्वनि है ना, जो क्या है, अनचाही ध्वनि, जो उद्योगों एवं निर्माण कार्य, जनरेटर हो गया, लकड़ी चीरने के कारखाने वाले में हो गया, विद्युत ड्रिल हो गया, मोटर गाड़ियां, वाहन अधिक शोर उत्पन्न करते हैं ये सब, और ये क्या करते हैं? ध्वनि को भी प्रदूषित करते हैं। ध्वनि प्रदूषण इससे के कारण बनता है, ठीक है। तो ये आप लोग लिख देंगे अपने से कि उद्योग जो है हमारे पर्यावरण को कैसे प्रदूषित कर रहा है। तो कैसे कैसे लिखोगे? जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, उसके अंदर तो आप लोग लिखो लेगा, है ना। पॉइंट आप लोग याद रखो। नेक्स्ट सवाल देखिए, यहां पर क्या दिया गया है कि उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाने वाले विभिन्न उपायों का चर्चा करें। अब उद्योगों द्वारा जो पर्यावरण को निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाने वाले जो उपाय हैं,
है ना, विभिन्न उपाय, उन उपायों को बताना। मतलब कि पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है, पर्यावरण जो निम्नीकरण हो रहा है, उसको कम करने के लिए हमें क्या उपाय उठाने चाहिए। ठीक है, उद्योगों द्वारा जो पर्यावरण निम्नीकरण हो रहा है, तो क्या क्या उपाय करना चाहिए। तो देखिए, उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहला आप लिखेंगे जल का न्यूनतम उपयोग और पुनः चक्रण। जी हाँ, हम उद्योगों में क्या करेंगे, जल का पुनः उपयोग करेंगे, है ना, जल का न्यूनतम उपयोग करेंगे, कम से कम उपयोग करेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, जितना ज़रूरत है उतना ही उपयोग करेंगे। और साथ में क्या करेंगे, पुनः चक्रण भी करेंगे। जो जल खराब हो गया है उसको पुनः चक्रण करके फिर से उस जल को हम लोग उपयोग में लाएंगे। दूसरा क्या करेंगे कि वर्षा जल का संग्रहण करेंगे। जी हाँ, वर्षा जल का संग्रहण करके हम फैक्ट्री में यूज़ करेंगे, तो इस तरीके से पर्यावरण निम्नीकरण से बचेगा। उसके बाद देखिए क्या है तीसरा नंबर, नदी जलाशय में गर्म जल और अपशिष्ट पदार्थों को शोधित कर प्रवाहित करना। जी हाँ, नदियों में, जलाशय में जो गर्म जल है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले शुद्धिकरण कर देंगे, उसे शोधित करेंगे और उसके बाद हम उसको बहाएंगे। ऐसा नहीं कि बस जो मल मूत्र निकला, जो भी बेकार की चीज़ें, जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकले वो सारे बहा देंगे, ऐसा नहीं, सबसे पहले उसको शुद्ध कर लेंगे, उसके बाद उसको बहाएंगे। उसके बाद देखिए चौथा नंबर, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ऊंची चिमनियाँ, है ना, स्क्रबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, अवक्षेपण उपकरण आदि का उपयोग करेंगे, है ना। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊंची चिमनी ऊंचा ऊंचा बनाएंगे, है ना, ताकि जो है जो वायु में है ऊपर ऊपर ही चला जाए, वो नीचे ना है ना, वो क्या है ऊपर 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 ही चला जाए। तो ये सारी चीज़ें करेंगे। और क्या कर सकते हैं, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरणों का उपयोग करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, फैक्ट्री में ऐसा चीज़ लगाएंगे जिसमें क्या हो, ध्वनि अवशोषित करे, है ना, ध्वनि क्या करे, अवशोषित करे और ध्वनि को कम करे। बात समझ में आ रहा है। तो ये आप लोग का हो जाएगा, ये चीज़ लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। बस 2 सवाल और बचे हुए हैं, 2 सवाल हम लोग करेंगे, उसके बाद फिर आप लोग को और बताएंगे। और इसके साथ साथ मैंने और भी आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है, मैं भी अभी भी बता दूंगा वीडियो के लास्ट में कि आप लोगों को और कौन कौन से सब्जेक्टिव आपको पढ़ने हैं। सड़क परिवहन के किन्हीं 3 गुण को बताएं। तो सड़क जो परिवहन है इसके 3 गुण को बताना है। मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया है, आप लोग 3 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। क्या है, सड़क परिवहन की लागत कम होती है। जी हाँ, सड़क परिवहन का मतलब कि जो रोड होता है ना, रोड, सड़क वाला रोड, उसका क्या लाभ है, क्या गुण है, वो बताना है। तो सड़क परिवहन की लागत कम होती है ना। अब बताइए, हवाई जहाज से अगर कहीं यात्रा करेंगे तो उसमें ज़्यादा खर्च लगेगा, लेकिन आप अगर परिवहन से करते हैं, सड़क से यहाँ से करते हैं, तो आपको कम खर्च होगा। सड़क बनाने की लागत भी कम होती है और इनका निर्माण उबड़ खाबड़ भूभागों पर भी किया जा सकता है ना। तो सड़क निर्माण में हमें लागत कम होता है। अब बताओ, ट्रेन का जो पटरी लगाएंगे उसमें ज़्यादा लागत लगेगा, लेकिन सड़क में कम लगेगा। साथ ही साथ इसका निर्माण जो है उबड़ खाबड़ भूभागों पर किया जाता है, जहाँ उबड़ खाबड़ है। अब जहाँ उबड़ खाबड़ है वहाँ पे क्या ट्रेन चल सकता है, नहीं चल सकता है। तो ये सड़क परिवहन में हो गया। सड़क परिवहन की पहुँच जो है दूर दराज तक होती है। सड़क परिवहन की पहुँच सबसे दूर दराज के इलाकों तक होती है, जहाँ रेल, हवाई जहाज और जल परिवहन की सुविधा नहीं होती है। ये सड़क परिवहन जो है इतना आसान कर देता है कि यहाँ पे दूर से दूर इलाका में भी पहुँच जाते हैं हम लोग। गली मोहल्ले से लेकर के विदेश तक हम लोग एक सड़क परिवहन से कनेक्ट होते हैं। तो ये लिख देंगे। तीसरा पॉइंट आप लिख देंगे, सड़क परिवहन से घर घर सेवाएं मिलती है। जी हाँ, आज हमारे घर में भी सेवाएं मिलती है, सड़क परिवहन के कारण ही ना होता है। मतलब डिलीवरी बॉय अगर हमारे घर में आकर के कुछ सामान दे रहा है तो ये फायदा ही हो रहा है, सड़क परिवहन के कारण ही हो रहा है, रोड होने के कारण ही हो रहा है। क्या हवाई जहाज से वो आकर दे पाएगा? ठीक है, उसको लैंड कराने के लिए जगह चाहिए, है ना। तो वो ये सुविधा मिल सकती है। सड़क परिवहन घर घर सामान और सेवाएं पहुंचाई जा सकती है। बिल्कुल हाँ, तो ये हो गया। उसके बाद लिखेंगे सड़क परिवहन 24 घंटे उपलब्ध होता है। ठीक है, तो ये आप 3 पॉइंट कोई भी लिख देंगे, आपको 3 पॉइंट बोल जाए। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इस वीडियो का, है ना। चलिए क्या दिया गया है, परिवहन और संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। तो परिवहन और संचार के साधन जो होते हैं किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है ना, उसके अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है। मतलब जो परिवहन है ना, परिवहन यानी कि क्या बोलेंगे, गाड़ी घोड़ा, ये सारी चीज़ जो कि एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफ़र करता है। संचार हो गया, है ना, टीवी वगैरह ये सारे, तो ये सारी जो है चीज़ हैं वो जीवन रेखा, हमारे देश के लिए जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। तो देखिए, यातायात और संचार साधनों को किसी देश की जीवन रेखाएं कहे जाने के कारण यातायात के विभिन्न साधन जैसे सड़कें, रेलें, नदी मार्ग, तटीय जलमार्ग, वायु मार्ग और संचार के साधन जैसे डाक तार सेवाएं, टेलीविज़न और बेहतर सेवाएं सचमुच में देश की जीवन रेखाएं कहलाती है। जी हाँ, जो हमारे देश में ये जीवन रेखा इसलिए कहे जाते हैं कि
जो भी सड़क हो गया, रेल हो गया, तटीय जलमार्ग हो गया, वायु मार्ग हो गया, नदी मार्ग हो गया, और अगर सेवाएं में बात करें संचार में तो डाक सेवाएं हो गया, टेलीविज़न हो गया, बेहतर है ना, टेलीविज़न हो गया, ये सारे क्या है, सचमुच में एक जीवन की रेखा है ना, ये क्या है, एक जीवन की रेखा है। इसी से हम लोग क्या कर पाते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। इसका क्या मुख्य कारण है, चलिए मैं पॉइंट वाइज बता देता हूं, क्योंकि हर क्वेश्चन को आप लोगों को पॉइंट वाइज लिखना है। क्या है, संबंध बनाने के लिए परिवहन के साधन देश के जीवन रेखाएं हैं, ये देश के एक भाग से दूसरे भाग तक जोड़ते हैं। संबंध बनाने के लिए, जी हाँ, परिवहन, जो रेल, परिवहन में क्या आ जाएगा, रेल हो जाएगा, रेल मार्ग हो जाएगा, जल मार्ग हो जाएगा, वायु मार्ग हो जाएगा, ये सारे क्या है, परिवहन है। तो ये क्या है, ये जीवन की रेखाएं हैं। ये क्या करती है, ये एक देश को दूसरे देश के साथ क्या करती है, जोड़ती है। बिल्कुल करती है, बोले हाँ सर। अर्थव्यवस्था का विकास से उद्योग का कच्चा माल लाने और तैयार माल रेलवे या सड़क द्वारा ढोने में सहायक होता है। अब बताओ, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अगर आप अपना इकोनॉमिक को, अर्थव्यवस्था का विकास अगर करना है तो आपको क्या है, उद्योग के लिए जो कच्चे माल हम लोग लाने ले जाने का काम करते हैं वो किससे होता है, तो वो हमारा किससे होता है, तो परिवहन से होता है, ये सहायक होता है। तो ये भी आप लोग का इसलिए जीवन रेखा बोला जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकता, भारत का एक विशाल देश है ना। परिवहन जाल विभिन्न जातियों, मतों, रंगों, है ना, मतों, रंगों, धर्मों, भाषाओं और क्षेत्रों के लोगों को एक दूसरे का निकट लाता है ना। ये क्या करता है, भारत जो है, हमारे जो भारत है वो विभिन्न संस्कृति के लोग हैं यहाँ पर जुड़े हुए। यहाँ पे एक परिवहन जाल की तरह काम करता है। यहाँ पे विभिन्न जातियों के लोग हैं, यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग हैं, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, निकट हो पाते हैं। ठीक है, संचार के माध्यम से और परिवहन के माध्यम से। प्रौद्योगिकी, है ना, टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण होता है ना, टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण होता है। ये बेहतर प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण एक देश से दूसरे देश तथा एक राज्य से दूसरे राज्य में मदद करते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण होता है इससे, है ना, संचार से हो गया, परिवहन से हो गया, है ना। ये इससे क्या होता है, टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण होता है। हमारे देश के टेक्नोलॉजी दूसरे देश में जा रहा है, दूसरे देश में टेक्नोलॉजी हम अपना रहे हैं, है ना। हमारे देश की शिक्षा दूसरे देश में जा रहा है, दूसरे देश की शिक्षा हम यहाँ पे कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज हो गया। अब पांचों पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिख देंगे आप। बाजार से संबंध, संचार के साधन व्यापारियों को अन्य व्यापारियों के साथ संबंध बनाने में मदद करते हैं। बाजार से संबंध भी होता है, संचार के साधन जो व्यापारी और अन्य व्यापारी के संबंध बनाए में रखने में सहायता होता है ना, परिवहन और संचार। तो ये इस तरीके से जो है हमारे भारत में, हमारे देश में संचार और परिवहन का महत्व है। इसीलिए इसको जीवन की रेखाएं कहा जाता है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत सारी बातें समझ में आ गया होगा कि आपको लिखना कैसे है, क्या क्या प्रश्न कैसे आप लोगों को बनाना है ना, और कैसे समझना है कोई प्रश्न को। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, तो आप आंसर आसानी से लिख दो सकते हो। ठीक है, जोड़ जोड़ के लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। कितना रटोगे, सोशल साइंस में ज़्यादा रट नहीं सकते हो आप। हाँ, किसी का अगर जीवनी है तो आप उसको रटना होगा, जर्मनी का एकीकरण तो उसको रटना पड़ेगा, किसी का डेट है तो वो याद करना होगा। लेकिन अगर इस तरीके का सवाल आता है कि आपको क्या फ़ायदा होता है, उद्योग से क्या नुकसान है, ये सारी चीज़ें, देखिए इसके पहले मेरे बच्चे आप लोग को हम बहुत सारे मैंने क्वेश्चन भी करवा दिया हूँ। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो हमारे पहले वीडियो, इस वीडियो को अगर आप देख लिए तो हमारे पहले वीडियो को जितने भी हमारे सोशल साइंस के डाले आप उसे जरूर देख लेंगे। देखिए मैंने पहले और क्वेश्चन क्या क्या करवाया था, देखिएगा जो रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, समूह G77 से क्या तात्पर्य है। ठीक है, उसके बाद हम आप लोग को करवाए थे औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रारंभ हुई। उसके बाद देखिए क्या हुआ था, भारतीय कृषि की किन्हीं दो विशेषताओं को लिखिए, लौह खनिज और अलौह खनिज में अंतर। उसके बाद आप लोग को हम करवाए थे राजनीतिक दल का अर्थ स्पष्ट करें, आर्थिक असमानता क्या है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, स्पेनिंग जेनी क्या था, इसका आविष्कार किसने किया था, है ना। मैंने सारा प्रश्न करवा दिया। उदारवाद का क्या अर्थ है, गिरमिटिया मजदूर कौन थे, बहुउद्देश्य परियोजना की दो हानियों को लिखें, दो लाभ को लिखें, खनिज क्या है, सांप्रदायिकता क्या है, नारीवादी आंदोलन किसे आप क्या समझते हैं, साक्षरता दर को परिभाषित करें, विश्व व्यापार संगठन की किन्हीं दो उपयोगों को लिखें, जालियांवाला बाग हत्याकांड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं, सब मैंने करवाया यहाँ पर। पहाड़ी क्षेत्रों से में हृदय अपरदन के रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, प्रौद्योगिकी आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का उपभोग कैसे हुआ, समाप्यता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण के, बहुउद्देश्य नदी परियोजना के लाभ हानियों को लिखें, जल दुर्लभता से क्या है। मैंने सारा प्रश्न देखे मेरे बच्चे, इससे पहले मैंने और भी बहुत सारे प्रश्न करवाया है। ठीक है, यदि आप नहीं देखे हैं तो जरूर देख लेंगे आप उसे। ज्योग्राफी का भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाए, हिस्ट्री का भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाए, है ना। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है,
ठीक है। मैंने क्या किया, प्लेलिस्ट बना दिया, आप सारा प्लेलिस्ट को जरूर देखेंगे। ठीक है, आप एसएसटी का प्लेलिस्ट को जरूर देखेंगे, उसमें आप लोग का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का प्लेलिस्ट दोनों का बना हुआ है। आप जाइए वहां पे देखिए कौन कौन से सब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग का अपलोड हुआ है। सारे प्रश्न को अगर देख लेते हैं तो उम्मीद करते हैं आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं, और भी इसी तरीके का आपका सब्जेक्टिव प्रश्न हम लाते रहेंगे। पहले भी अपलोड हुआ है और भी अपलोड होगा, आप लोग देखते रहेंगे और समझते रहेंगे सारे प्रश्न को, बहुत ही अच्छा एग्जाम जाएगा। चलिए फिर आप लोग के थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। थैंक यू।